हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो 4 मीटर ब्रिज जो है एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो काम करती है वोल्ट मीटर का, लेकिन वोल्ट मीटर से सिर्फ हम वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट का मेज़र कर सकते हैं। जो एक्यूरेट मेज़र नहीं होता है, उसमें कुछ फ़र्क होता है। पर जो पोटेंशियोमीटर होता है वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल, उस किसी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ या दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने में भी काम आता है। और जो रीडिंग आती हैं वो एग्जैक्ट आती हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो किसी भी सर्किट में से करंट, सेल में से करंट ड्रा नहीं करता है जिस सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ हमने मेजर करनी होती। पोटेंशियोमीटर जो उसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होती है, समझाते हैं। उससे पहले it is an electronic device which is used to measure the EMF of the cell, to measure the terminal potential of a cell, to compare the EMF of two cells and to measure the internal resistance of a cell। यानी कि इन 4 एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ होता है और ये एग्जैक्ट रीडिंग देता है, इसलिए वोल्ट मीटर से डिफरेंट है। इसका जो प्रिंसिपल होता है कि ये किस फैक्ट के ऊपर काम करता है, इसका प्रिंसिपल होता है इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पीएम मतलब पोटेंशियोमीटर वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द वायर। मतलब जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका कोई एक सेगमेंट लेना है, उस सेगमेंट के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है वो उस सेगमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका प्रिंसिपल होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इज इक्वल टू KL। यहाँ पे जो K आया है वो होता है पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट, K इज इक्वल टू पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन करते हैं तो K इज इक्वल टू V बाई L, K इज इक्वल टू V बाई L, यानी कि K का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। अब पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। इसमें ये एक सेल लगाया जाता है, इस सेल से यहाँ से एक वायर AB जो मोस्टली 1 मीटर की वायर होती है। अगर सिंगल वायर है तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर या इस टाइप में होती है। 1 वायर का भी पोटेंशियोमीटर होता है, 4 वायर का भी, यानी कि एक वायर है तो ऐसे कनेक्ट होगी, और 4 वायर हैं तो एक वायर ये, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरी वायर यहाँ से यहाँ तक शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे ये 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर वायर। 50 सेंटीमीटर के तो 8 होती है। तो इस प्रकार ये सेल हो गया, इससे वायर कनेक्ट होगी। इस वायर में ये पोटेंशियोमीटर वायर है। करंट फ्लो करवाने के लिए हम जो ये रजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रजिस्टेंस है, रियोस्टेट, इसको फिक्स किया जाता है। मतलब हम इस रजिस्टेंस को आगे पीछे करके करंट की वैल्यू सेट करने के लिए इसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। ये रियोस्टेट होता है। जो RH है वो है रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। जैसे हम इसके की को क्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ पे A पॉइंट से गैलोमीटर कनेक्ट किया जाता है और ये जोकी होती है। ये जोकी जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे A से लेके B की तरफ जो है प्रेस की जाती है। कब तक प्रेस की जाती है? जब तक नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट ना आ जाए, मतलब सुई जो है गैलोमीटर की कहाँ पर आ जाए, 0 पर ना आ जाए। जब तक उसकी सुई 0 पर नहीं आ जाती है तब तक जो है हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कम प्रेस करते रहते हैं। 4 वायर में भी ऐसे ही होता है, या तो ऐसे प्रेस करते चलो या ऐसे प्रेस करते। मतलब कहने का ये है कि हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करना होता है, उसकी लेंथ निकालनी होती है कि वो कितना होता है। अब ये 1 मीटर वायर है तो लेंथ का पता चल जाता है इस पॉइंटर से कहाँ तक की हमने लेंथ ली हुई है। अब अगर मान लिया कि जो पोटेंशियल है, हमें ये पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो IR के बराबर होता है, और I जो होता है वो करंट हो गया, R जो होता है ρL/A। अब इस सिस्टम के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि करंट हमने सेट कर दिया रजिस्टेंस को फिक्स करके। इसका मतलब करंट फिक्स है,
रजिस्टिविटी जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है मैग्नेट या कंसिस्टेंट वगैरह की, इसकी रजिस्टिविटी फिक्स होती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर वो भी फिक्स है। इसका मतलब हमारे पास आई, रो और ए ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। जो डिफरेंस है वो है, जो चेंज होगा, जो वेरिएबल है वो होगी लेंथ। तो इस सारी टर्म को हम अलग कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई रो ए बाई एल, यानी कि जो ये जो है आई रो बाई ए, इसको हम K रखेंगे तो हमारे पास ये प्रिंसिपल आ जाएगा V इज इक्वल टू के एल। पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट जो है K, और K की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ जाती है V बाई एल। इसकी यूनिट करें तो ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, इसका मतलब इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या जूल पर कूलम मीटर, इस टाइप की यूनिट होती है। अब हमने डिटरमाइन करना होता है पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट यानी कि K। तो कैसे निकालते हैं K को? बिल्कुल सिंपल है। मान लिया कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। हम मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस हमने R ले लिया। एक्सटर्नल जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R ले लिया, यानी कि हमने ले लिया कैपिटल R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट का, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E इज इक्वल टू EMF ऑफ ए सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर की सेल की EMF हो जाएगी R, स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने डिटरमाइन करना है करंट। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द PM, पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? जैसे हम इसकी को क्लोज करते हैं, करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू करता है, तो पहले इस वायर में से करंट जा रहा है, उसके बाद इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास होगा। इसका मतलब पहले ये रेजिस्टेंस और उसके बाद ये रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये छोटा सा सर्किट बन गया हमारे पास। पहले ये R का रेजिस्टेंस और उसके बाद ये एक्सटर्नल R का रेजिस्टेंस और उसके बाद ये सेल। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो करंट है ये किस में है? सीरीज़ में। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं? सीरीज़ में है। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर कितना हो जाएगा? वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R। देयरफॉर करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू, हमने EMF फिक्स है और रेजिस्टेंस सेट किया था एक्सटर्नल R और इंटरनल था R, यानी कि वायर का रेजिस्टेंस था R। तो ये जो हो गया हमारे पास E अपॉन R प्लस R, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाला करंट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ PM वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये आ जाएगा हमारे पास I इंटू R के बराबर। ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R, यानी कि I की वैल्यू हमारे पास है E अपॉन R प्लस R इंटू R। इफ़ L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, इफ़ L इज इक्वल टू, चाहिए 1 मीटर लेकिन हमने L ले लिया, होती 1 मीटर है या 4 मीटर है, लेकिन हमने इसको कितना ले लिया है? 1 लिया है। तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PM वायर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल यानी कि K, वोल्टेज बटे लेंथ। तो इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू जो आई थी पोटेंशियल की वो आई थी R प्लस R इंटू R, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे तो ये जो K होता है ये बन गया हमारे पास।
अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लेंथ एल ऑफ द वायर, अगर मान लिया एल लेंथ के ऊपर जाके यहाँ पे जाके जो है इस पॉइंट के ऊपर जाके मान लो पोटेंशियोमीटर ने गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 दिखाया है और ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने एल ले ली, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पार्ट ऑफ ए लेंथ एल लेंथ के पोटेंशियल जो है कितना हो जाएगा, तो वो यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल था वो ये था, और एल लेंथ का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास हो जाएगा V = KL के बराबर, यानी कि K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E/R + R × R/L, ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है, और इसको एल लेंथ के पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास V = KL वाला रिलेशन। तो इस प्रकार जो है पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है वो ये होता है, वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये रियोस्टेट होता है करंट को सेट करने के लिए, ये की है, ये एमीटर है, और ये बैटरी है हमारे पास। समाल जो सिग्नल होता है समाल टर्मिनल नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, और एमीटर जो है सीरीज में लगता है। इसकी को भी क्लोज कर देते हैं। अब इसकी पहली एप्लीकेशन करते हैं, कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स की ईएमएफ का जो है ना कंपेयर करते हैं हम। तो कैसे होगा, पहले एक पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, तो हमने मान लिया ये ए बी वायर ले ली, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है A to B। अब इसको ऐसे कनेक्ट करके ये बैटरी लगा दी हमने, और ये रियोस्टेट हो जाएगा। रियोस्टेट जो होता है वो करंट को एडजस्ट करने के लिए होता है, और ये बन गया हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। इस सेल की ईएमएफ ई थी, ये की है। सबसे पहले इस के को क्लोज करेंगे हम। अब यहाँ पे जो है दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी, तो हम इस पोटेंशियोमीटर के साथ दो सेल्स कनेक्ट करेंगे। एक की ईएमएफ E1 है और एक की ईएमएफ है E2। ये E1 ईएमएफ है, ये E2 ईएमएफ है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और फिर ये जोखी होती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले इस की को क्लोज करो और करंट को सेट करो बाय क्लोजिंग द की के। सेट द करंट इन द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में पहले करंट सेट किया जाता है, उसके बाद जब इसमें करंट फिक्स कर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको कनेक्ट करते हैं, इस सेल को ईएमएफ E1 वाले को इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और इस जॉय की को जो है यहाँ से लेके ए से लेके बी तक कंप्रेस करना शुरू करेंगे, प्रेस करना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे इसके ऊपर रख के, टिल द पॉइंट ऑफ नॉन डिफ्लेक्शन। यानी कि सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर ये सर्किट बनाया जाएगा और उसमें लिखेंगे लेट टू सेल्स of EMF E1 and E2 are connected to a potentiometer of constant K as shown in figure, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अबव या बिलो, ऊपर या नीचे, या तो इफ डायग्राम ऊपर बनाएंगे या नीचे बनाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप जो लेंगे हम, वो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा क्लोज की के एंड सेट द करंट इन PM। पोटेंशियोमीटर में करंट को सेट करें,
connect cell of EMF E1 to galvanometer and press jockey from A to B, A2 till the point of null deflection। जब तक पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन नहीं आता है तब तक हम इसको कंप्रेस करेंगे टिल द पॉइंट ऑफ ए नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन के पॉइंट तक इसको हमने प्रेस किया। लेट इट बी P, लेट इट बी P एंड ए P इज इक्वल टू, और ए P मान लिया हमने L1। हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया, उसके पहले करंट को सर्किट में फ्लो करवाया, फिर जो है हम इस गैल्वेनोमीटर को EMF वाली सेल से जोड़ देते हैं और फिर इस जोकी को यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेस करना शुरू करेंगे। मान लिया कि इस P पॉइंट के ऊपर आके, इस P पॉइंट पे आकर जो है इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 दिखाया और A से लेके जो P की जो लेंथ है वो हमारे पास L1 है। देन हमारे पास पोटेंशियोमीटर के कांस्टेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग E1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो इसका मतलब EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। E1 इज इक्वल टू KL1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप करना है, डिस्कनेक्ट सेल E1 disconnect cell E1, cell of a EMF E1 and connect cell of a EMF E2 and press jockey again from A to B till the point of null deflection। नल डिफ्लेक्शन के पॉइंट तक जो है हम इसको फिर जो है प्रेस करेंगे, यानी कि अब जो है हम इस सेल को यहाँ से हटा देंगे और इस जोकी को, इस गैल्वेनोमीटर को इससे जोड़ देंगे और जोकी को फिर दोबारा जो है इस पॉइंट से प्रेस करना शुरू करेंगे अगेन till the point of null deflection। let it be P, point of a null deflection, let it be Q, मान लिया कि ये Q है, and a P a Q is equal to L2। therefore yeah, then according to potentiometer principle के अकॉर्डिंग E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, KL2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यूजिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, इधर तो आ जाएगी E1, इधर E2, ये KL1 और ये KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये जो है दोनों EMF की कंपैरिजन जो है हम कर सकते हैं इससे। ये किस लिए आया है कि पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट फिक्स करने के बाद कांस्टेंट है। अब पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट की जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी वो ये थी E अपॉन R प्लस R इंटू R/L। अब अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो ये जो पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा R के ऊपर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये वायर की लेंथ या सेल का EMF। इनमें से अगर एक भी वैल्यू चेंज होती है तो ये चेंज होता है। तो कई क्वेश्चंस के अंदर ये बता दिया जाता है कि जब हम इस R की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ से
तो V इज इक्वल टू के एल वाला रिलेशन होता है या E इज इक्वल टू के एल वाला रिलेशन है, मान लिया V इज इक्वल टू के एल या इज इक्वल टू के एल, इसमें सीधी सी बात है कि जो EMF ऑफ द सेल है वो तो कांस्टेंट रहनी है, ये EMF चेंज नहीं होगी, हम चाहे किसको भी चेंज करें ये तो उतनी रहनी है, ये कांस्टेंट रहनी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ये फार्मूला यूज होएगा E1, पहले केस में मान लिया E की वैल्यू K1 L1 है, मान लिया पहले वाला जो पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है वो K1 L1 हो जाएगा, मान लिया K1 है तो लेंथ L1 मीजर होगी। तो पहले कंपैरिजन के लिए यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट के लिए इसी सेल की EMF निकाल ली हमने एक की और इसी पोटेंशियोमीटर से, बाकी चेंज क्या करना होता है हमने चेंज करना है या तो इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया या वायर के रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया या इस पोटेंशियोमीटर की EMF को चेंज कर दिया, तो उस केस में जो है ना K की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन जो सेल की जिसकी EMF हमने मेजर करनी है वो तो चेंज नहीं हो रही, तो हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट, मानते क्या कि है ही कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब पहले केस में अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट K1 है और वो लेंथ दे रहा है L1, तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K1 L1 के बराबर। और अगर फिर हमने चेंज कर दिया या तो R में कर दिया या इसमें कर दिया इसमें कर दिया, उस केस में अगर पोटेंशियोमीटर की कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो K2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K2 L2 हो जाएगा। लेकिन दोनों केसेज में ये बराबर है तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर करें तो K2 L2 इज इक्वल टू K1 L1। इसका मतलब हम यहाँ से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, K2 का रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं या L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। L2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू L1। मतलब कहने का ये है कि अगर पोटेंशियोमीटर के जो अंदर वाली अरेंजमेंट है इससे ऊपर वाले अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट में चेंज होगा और उसमें चेंज होने के कारण जो है डिफ्लेक्शन पॉइंट के अंदर भी चेंज हो जाता है, या तो डिफ्लेक्शन पॉइंट इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होना है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लिया किसी सेल की EMF 100 है और पहले केस में 5 सेंटीमीटर 20 K की वैल्यू 5 है तो डिफ्लेक्शन पॉइंट होगा 5 × 20, यानी कि डिफ्लेक्शन पॉइंट जो होगा L1 होगा वो 20 सेंटीमीटर पर होगा। और अगर फिर हम K की वैल्यू को 10 कर देते हैं तो EMF तो 100 ही रहनी है, इसका मतलब 100 हमने किसके बराबर करना है, 10 × 10। मतलब अब जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिक्रीज हो गया। और अगर पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू हम कम कर देते हैं यानी कि 4 कर देते हैं तो जो L की वैल्यू जो है वो 25 × 4 यानी कि तब 100 आएगा। अब डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर पर। मतलब K की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो डिफ्लेक्शन पॉइंट आगे बढ़ जाता है राइट में, और अगर K की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो लेफ्ट में हो जाता है अगर ऊपर K में चेंज होता है। बाहर वाले सर्किट में अगर कोई चेंज होता है तो बाहर के सर्किट में पोटेंशियल में चेंज होगा, ना कि K में चेंज होगा। उसके लिए भी जो है अगले आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जाएगा।